यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप अभी मुझे यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार पे देख और सुन पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर F2 जिसका नाम है बचपन और बाल विकास के यूनिट 5 बच्चे और व्यक्तित्व विकास के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं। और इससे पहले यदि आप F1 पेपर के सभी यूनिट और F2 पेपर के भी यूनिट 1 से 4 तक नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी आप इस चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे होंगे तो आप मेरे चैनल को टीचर प्रमोद कुमार को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ताकि जब भी इस चैनल से वीडियो इस तरह की अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बात करते हैं। तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम लोग बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के F2 पेपर को हम लोग देखने वाले हैं और F2 पेपर के यूनिट 5 जिसमें बच्चे और व्यक्तित्व विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें 3 पॉइंट पर हम लोग फोकस करेंगे, जैसा कि मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आप सभी को। आप देख पा रहे होंगे, चलिए जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे इकाई 5 में बच्चे और व्यक्तित्व विकास, और इसमें 3 पॉइंट है। फर्स्ट है व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम, एरिक्सन के सिद्धांत का विशेष संदर्भ के बारे में जानना है। नेक्स्ट है बच्चों में भावनात्मक या संवेगात्मक विकास का पहलू, जिसमें जॉन बॉल्बी के बारे में जानेंगे। इसके बाद नैतिक विकास और बच्चे सही गलत की अवधारणा, जीन पियाजे और कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम लोग आइए बारी बारी से सभी के बारे में समझ लेते हैं। तो आइए, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जैसा कि इकाई 5 में बच्चे और व्यक्तित्व विकास के बारे में हम सभी को जानना है। व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम के बारे में जानेंगे, एरिक्सन के सिद्धांत का विशेष संदर्भ के बारे में जानेंगे, बच्चों में भावनात्मक संवेगात्मक विकास के पहलू के बारे में, और इससे रिलेटेड जॉन बॉल्बी का सिद्धांत एवं अन्य विचार के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट में नैतिक विकास और बच्चे सही गलत की अवधारणा, जीन पियाजे तथा कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर F2 जिसका नाम है बचपन और बाल विकास के इकाई 5 यानी बच्चे और व्यक्तित्व विकास के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। और इसमें पॉइंट 1 में है कि व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम या एरिक्सन के सिद्धांत की विशेषता या विश्लेषण, यानी एरिक्सन के सिद्धांत के बारे में हम लोग जान पाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि व्यक्तित्व विकास क्या होता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि व्यक्तित्व विकास किसे कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती है। जितने भी व्यक्ति हैं उनमें सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ विशेष गुण होती है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। यानी जितने भी व्यक्ति हैं तो सभी व्यक्तियों में अलग अलग एक प्रकार का गुण होता है जो वह गुण दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। तो वो जो सभी गुण उनमें पाए जाते हैं उन्हीं गुणों को हम लोग व्यक्ति का व्यक्तित्व कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे व्यक्तित्व विकास के महत्व, यानी व्यक्तित्व विकास के महत्व क्या है। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का काफ़ी महत्व होता है। यानी जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। सशक्त व्यक्तित्व का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास, साहस और दूसरों के प्रति मात देने की क्षमता हो। यानी वही सशक्त व्यक्ति कहलाया जा सकता है जिसमें आत्मविश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, साहस हो, धैर्य हो, पैसेंस हो और दूसरों को मात देने की क्षमता हो। यानी दूसरों को पीछे करते हुए आगे बढ़ने की उसमें क्षमता हो। लेकिन जो कोई अपने व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है उसे सकारात्मक या अच्छे गुणों को विकसित करने का लक्ष्य रखना चाहिए।
यानी यदि ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपने व्यक्तित्व पर फोकस रखना होगा और हमेशा पॉजिटिव सोचनी होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देख पाएंगे एरिक्सन के सिद्धांत का विश्लेषण। यानी एरिक्सन के सिद्धांत क्या था उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एरिक्सन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिसने मानव के संपूर्ण जीवन काल के सामान्य विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी इनके अनुसार एरिक्सन के अनुसार मानव के संपूर्ण जीवन काल के सामान्य विकास का, यानी जितने भी उसका जीवन काल है और उसमें जो विकास वो करता है उसका इन्होंने एक मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। और एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया। यानी इन्होंने सामाजिक कारकों पर फोकस दिया। उसने विकास के विभिन्न अवस्थाओं के नियत निर्धारकों की स्थिरता और अस्थायित्व में भिन्न है का संप्रत्यय विकसित किया। यानी इनके अनुसार जो विकास के लिए विभिन्न अवस्थाएं हैं और नियत निर्धारक की जो स्थिरता है, यानी जो पहले से जो चीज़ जान रहे हैं, जो स्थिरता आप में है और अस्थायित्व है, उन दोनों में भिन्नता है और इसी का संप्रत्यय इन्होंने विकसित किया। इसके बाद हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एरिक्सन ने भी फ्रायड की तरह व्यक्तित्व विकास का आधार जैविक और लैंगिक माना, परंतु उसने फ्रायड की विकास सूची को सामाजिक आधार दे दिया। यानी एरिक्सन ने भी फ्रायड की तरह, फ्रायड भी एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उनकी तरह व्यक्तित्व विकास का जो आधार है इन्होंने जैविक और लैंगिक माना, परंतु उसने फ्रायड की विकास सूची को, जो फ्रायड की जो विकास सूची थी उसको इन्होंने सामाजिक आधार दे दिया। तो उनका जो इसके बारे में जो विचार है व्यक्तित्व के बारे में, विकास सूची में जो उनका दिया हुआ वक्तव्य है, वह वक्तव्य जो है और वह उनका विकास सूची जो है वो सामाजिक आधार पर बनाया गया है और यह मानना था एरिक्सन का। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे और आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि इनके सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर जाता है। यानी एरिक्सन के अनुसार पूरा जीवन जो है विकास के 8 चरण से होकर गुजरता है एवं प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट सकारात्मक मानव होता है जिसको पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता होती है। यानी इनके अनुसार जीवन को विकास को 8 चरणों में विभाजित किया गया है और इसको पूरा करने में जो समस्या आती है उस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। और इसमें सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट में कि विश्वास बनाम अंधविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और समय जो है वो शैशवावस्था का काल है, जन्म से 18 माह या 17 वर्ष तक। यानी बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है जो उनमें विश्वास का भाव विकसित करता है। यानी यह जो अवस्था है शैशवावस्था, जन्म से 18 माह या 17 माह, तो इस अवस्था में बच्चे जो है से माता पिता को देखकर और माता पिता से जो प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, उससे वो लोग खुश रहते हैं और अपने आप पर विश्वास रखते हैं। तथा जब माता पिता अपने बच्चों को रोते बिलखते व चिल्लाते छोड़ देते हैं तो उन्हें अविश्वास यानी मिसट्रस्ट की भावना विकसित होती है। लेकिन यदि आपका बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसके कारण उस बच्चा में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, मिसट्रस्ट यानी आपके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देगा। इसके बाद हम लोग जब सेकेंड देखते हैं तो सेकेंड जो चरण है यह है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता तथा शक या आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा, यानी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। और यह जो समय है प्रारंभिक बाल्यावस्था 7 वर्ष से 18 वर्ष के बीच का है। और इस अवस्था में क्या होती है हम लोग देख लेते हैं आगे स्क्रीन पे। इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि पर दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता है। यानी इस अवस्था में जो है बालक अपने आप भोजन कर लेता है, अपने आप कपड़ा पहन लेता है, अपने आप जूता पहन लेता है, वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है। दूसरी तरफ बहुत सख्त माता पिता बच्चों का साधारण कार्य करने पर भी डांटते हैं, लेकिन बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बाल बच्चों को डांट देते हैं तथा उनकी क्षमता पर शक करते हैं और उनकी क्षमता पर शक करते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकता है, रुको मैं भोजन दे देता हूँ। या खुद से स्नान करने बच्चा जाता है
तो उनके माता पिता बोलते हैं कि रुको मैं स्नान करा देता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो अच्छी तरह से। तो इस कारण जो है बच्चे अपने अंदर लज्जा अनुभव करते हैं। इसके बाद हम लोग जब तीसरा चरण की बात करेंगे, और जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, पहल शक्ति बनाम दोषित, यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और ये जो समय है 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के अंदर होती है। यह बच्चों का प्राक स्कूली वर्ष यानी प्री स्कूल ईयर्स होता है, तथा यह अवधि बालक की पूर्व आरंभिक बाल्यावस्था की होती है। माता पिता बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं तथा इसे पहल की संज्ञा देते हैं। और जब माता पिता पहल करने पर उनकी दंड या आलोचना करते हैं तो बच्चों में दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी इस अवस्था में बच्चा कुछ नया नया खोज करना चाहता है और नया नया कुछ करने की कोशिश करता है, तो उनके माता पिता डांट देते हैं। यानी बच्चा को इस अवस्था में अगर मान लिया कि कुछ कागज़ का टुकड़ा मिल गया तो उस कागज़ के टुकड़े से बनाने लगेगा। या फिर हम देखे होंगे आजकल के टाइम में लोग बच्चे क्ले लेना पसंद करते हैं और क्ले से भिन्न भिन्न शेप साइज का वस्तुएं बनाना शुरू कर देते हैं, और लेकिन माता पिता देखते हैं तो उन्हें डांटने लगते हैं। इसके कारण उनमें दोष भाव उत्पन्न हो जाती है, यानी उन्हें गिल्टी महसूस होने लगती है। इसके बाद देख पा रहे होंगे 4th नंबर के परिश्रम बनाम हीनता, उद्यमिता बनाम हीन भावना। समय जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होता है, और इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है, जब बच्चों को पहले से उत्पन्न नई अनुभूतियाँ मिलती है तथा वह अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं। इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है, और ऐसा नहीं होने पर उनमें हीन भावना आ जाती है। यानी इस अवस्था में परिश्रम बनाम हीनता होती है, बच्चे कुछ नया करने की कोशिश करती हैं, और जब वे सफल नहीं हो पाते हैं उस काम को करने में तो उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद 5 नंबर में आप देख पा रहे होंगे कि अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, और समय जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, यह किशोरावस्था का काल होता है। एरिक्सन का 5वां विकासात्मक चरण है, और यह एरिक्सन का 5वां विकासात्मक चरण है। विकास को जो इन्होंने 5 चरण बताया था, इसमें 5वां चरण है, जिसका अनुभव किशोरावस्था के दौरान होता है। इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वो कौन है, किससे संबंधित है और उनका जीवन कहाँ जा रहा है। किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएं और व्यस्त स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यानी इस अवस्था में बच्चे जो है वो खुद सोचने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और मेरा जीवन, मेरा लाइफ कहाँ तक जाएगा। तो इस तरह के मन में किशोरों में बहुत सारी बातें चलती है और बहुत सारी स्थितियों का इन्हें सामना भी करना पड़ता है। इस प्रकार से अब जब 6ठा चरण की बात करेंगे तो जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, घनिष्ठता बनाम अलगाव, और यह जो समय 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच का है। यह आरंभिक वयस्क अवस्था या युवावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति जो है दूसरों के साथ घनात्मक संबंध यानी पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। सभी व्यक्ति में दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है, तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर लेता है। और जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते हैं तो वे सामाजिक रूप से अलग यानी सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं। अर्थात इस अवस्था में थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है। यानी कहने का मतलब है कि इस अवस्था में यानी 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच के जो व्यक्ति हैं एक दूसरे से घनिष्ठता बनाना चाहते हैं, एक दूसरे से मधुर संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा वो सफल नहीं हो पाते हैं तो वह समझते हैं कि मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा हूँ, इसलिए मुझसे कोई आपसी बेहतर संबंध नहीं बनाना चाह रहा है, हमसे कोई बात करना नहीं चाह रहा है। 7वां जो चरण है विकास का वह है सृजनात्मकता या जननात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविस्ट वर्सेस स्टैग्नेशन, और यह जो समय है 35 वर्ष से 65 वर्ष के व्यक्तियों में होती है। और यह अवस्था मध्य वयस्क अवस्था यानी मिडिल एडल्टहुड भी कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा इस समाज के लिए जननात्मक में उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति के जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती है तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। यानी इस अवस्था के व्यक्ति लोग जो है चाहते हैं कि अगली पीढ़ी के लिए मैं कुछ कर सकूं, ताकि हमारे जाने के बाद जो है मेरा आने वाले जो पीढ़ी हो हमें नाम ले सके। लेकिन इस तरह से अगर
अगली पीढ़ी के लिए कोई व्यक्ति नहीं सोचता है, यानी उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। बस वो समझता है कि बस जब तक मैं हूँ तब तक ठीक है, और वो अगले पीढ़ी के लिए नहीं सोचता है, तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य या संपूर्णता बनाम हताशा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य या संपूर्णता बनाम हताशा। इसे देखिए, ईगो इनर्जेटिविटी वर्सेस डिसअपियर, और यह जो समय है वह 65 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। इसे बुढ़ापा की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है कि उसने सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण की है या नहीं। अगर परिणाम धनात्मक होता है तो वह संपूर्णता का भाव विकसित होता है, और अगर परिणाम ऋणात्मक होता है तो नैराश्य का भाव होता है। यानी कहने का मतलब कि इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापा की अवस्था होती है, और इस अवस्था में पहले के समय का लोग याद करते हैं कि मैंने जो पहले किया वो अच्छा किया या नहीं। अगर पहले 65 वर्ष से पहले यानी जब वो वयस्क थे तो उन्होंने उस तरह से कुछ वैसे कार्य किए होंगे या कल्याणी कार्य किए होंगे, समाज के लिए कुछ किए होंगे, तो उनमें संपूर्णता का भाव विकसित होता है। लेकिन अगर वह समाज के लिए या अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं किए रहते हैं तो उनमें नैराश्य का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे आगे बढ़ते हुए, और आगे हम लोग अब पॉइंट 2 की ओर बढ़ेंगे, और पॉइंट 2 में हम लोग जॉन बॉल्बी का सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि जॉन बॉल्बी ने क्या सिद्धांत दिया। तो इनके अनुसार सबसे पहला जो विकास है भावनात्मक विकास है, और यह वह विकास होता है जो शिशु को विभिन्न भावनाओं को समझने में मदद करता है। पहले दिन से ही शिशु में भावनात्मक विकास देख सकते हैं, क्योंकि वह कुछ अभिव्यक्तियों से सहज अनुभव करता है और कुछ से नहीं। यानी जॉन बॉल्बी के अनुसार बच्चों में भावनात्मक विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। यदि आप देखे होंगे किसी बच्चा को अगर गोद ले लीजिएगा तो आपसे लिपटने की कोशिश करेगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे आगे कि यदि आपका परिवार खुशहाल होता है और प्रेम तथा शांति का प्रसार करता है तो शिशु भावनात्मक रूप से अधिक आत्मविश्वास अनुभव करेगा। यानी आपके घर परिवार में माहौल बहुत अच्छा है, प्रेम और शांति का व्यवहार है, तो आपके घर के जो शिशु होंगे वो भावनात्मक रूप से अधिक आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस वो अनुभव करेगा। उसी प्रकार यदि परिवार लड़ने झगड़ने वाले हैं और हमेशा तनावपूर्ण माहौल में रहता है तो शिशु अंतर्मुखी बन जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आपके घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहती है तो बच्चा अंतर्मुखी हो जाता है। वो बच्चा अपने भावना को व्यक्त नहीं कर पाता है और चुपचाप सुनते और समझते रहता है, देखते रहता है। इसके बाद जॉन बॉल्बी के बारे में हम लोग और जान लेते हैं। तो जॉन बॉल्बी का मानना था कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और व्यवहार संबंधित समस्याओं का कारण शुरुआती बचपन हो सकता है। यानी जॉन बॉल्बी का मानना था कि किसी भी बच्चा का जो समस्याएं होती है वो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और व्यवहार जो है और जो भी उससे संबंधित समस्याओं का कारण जो है वो बचपन से हो सकता है, क्योंकि बचपन में उसको जिस प्रकार का माहौल मिलेगा वह बच्चा उतना ही उसी प्रकार से वह डेवलप करेगा। इन्होंने अपने लगाव के सिद्धांत में कहा था कि हम जैविक रूप से दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए पूर्वक्रमिक है, ऑडियो हमें जीवित रहने में मदद करते हैं। यानी जॉन बॉल्बी का मानना था कि जो समस्या का कारण है ये शुरुआती बचपन ही है, और जिस प्रकार से उनका अगर घर परिवार में अच्छा माहौल मिलेगा तो उसका मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी और उसका व्यवहार भी अच्छा उस बच्चा का रहेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि खंड 1 के 5वें भाग के आरंभ में स्नेह के विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई है जॉन बॉल्बी के अनुसार। यानी जॉन बॉल्बी के अनुसार खंड 5वें भाग के आरंभ में स्नेह के विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो उन चारों अवस्थाओं को बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कि वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो जैसा कि आप सभी
स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, अवस्था 1 में कहा जा रहा है कि आरंभ के इस अवस्था में नवजात बच्चा एक विशेष प्रकार से लोगों से व्यवहार करता है, पहचानता नहीं है, व्यक्तियों की ओर मुड़ता है, आंखों से पीछा करता है, पकड़ता है, पहुंचना, हंसना इत्यादि। यानी आरंभ के इस अवस्था में नवजात बच्चा जो है वो विशेष प्रकार से व्यवहार करता है। कोई आता है तो उसे टकटकी नज़रों से देखता है, उसकी ओर मुड़ता है। इसके बाद अवस्था 2 की बात करेंगे तो उपरोक्त व्यवहारों का और ज़्यादा प्रयोग परंतु माँ की तरफ विशेष ध्यान देता है। यानी जो अवस्था 1 में बताया गया कि कोई अनभिज्ञ आदमी आपके पास आते हैं, घर के और कोई सदस्य आते हैं तो उन्हें टकटकी नज़रों से देखता है, उसकी ओर मुड़ता है। लेकिन अवस्था 2 में उसका ज़्यादा ही प्रयोग करने लगता है, कुछ और बोलने का प्रयास करेगा। लेकिन इस अवस्था में माँ की तरफ विशेष ध्यान बच्चा को रहता है। इसके बाद अवस्था 3 की बात करेंगे तो बच्चा लोगों को पहचानने लगता है, माँ को विशेष रूप से देखता है और नए लोगों से व्यवहार अलग हो जाता है। यानी अवस्था 3 में विशेष रूप से सभी को पहचानने लगता है, लेकिन माँ के प्रति उसके ज़्यादा स्नेह होता है और नए लोगों से व्यवहार उसका कुछ अलग हो जाता है। यानी कोई दूसरे लोग उसको गोद उठाएंगे तो वो चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, लेकिन उसकी माँ लेगी तो शांत रहेगा। इसके बाद हम लोग अवस्था 4 की बात करेंगे तो किसी वस्तुओं से स्नेह या माँ से नज़दीकी संबंध और उससे जुड़े व्यवहारों में सुधार करना। और इस अवस्था में बच्चा को किसी वस्तु से स्नेह प्रेम हो जाता है। किसी अगर उसका कोई मनचाहा वस्तु है और यदि उसे छू लीजिएगा तो वो चिल्लाने लगेगा और ये माँ से विशेष संबंध हो जाता है। तो इन चारों अवस्थाओं को देखने के बाद हम लोग देखेंगे जॉन बॉल्बी के खंड 2 कि जॉन बॉल्बी का क्या कहना था खंड 2 में। तो जॉन बॉल्बी के खंड 2 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस खंड में जॉन बॉल्बी के अनुसार बच्चे के उन सहज व्यवहारों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो स्नेह की वस्तुओं से अलगाव के कारण पैदा होते हैं और साथ में ऐसी स्थितियां जिनमें स्नेह तंत्र कार्यान्वित होते हैं। यानी जॉन बॉल्बी के खंड 2 में इनके अनुसार बच्चे के उन सहज व्यवहारों पर विशेष ध्यान देना है जब उनको किसी खास वस्तु से अलगाव की जब उन्हें कीजिएगा। यदि मान लीजिए कि बच्चा मोबाइल से उसको ज़्यादा लगाव हो गया है और मोबाइल अचानक उससे छीनिएगा तो उसके स्थिति में परिवर्तन होगा, हो सकता है बच्चा चिल्लाने उलाने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है जॉन बॉल्बी के अनुसार यह बच्चों के अलग अलग व्यक्तित्व के विकास का आधार है। जैसे कुछ बच्चे डरपोक होंगे या कुछ में स्नेह से जुड़ी चिंता ज़्यादा होगी। इसके अतिरिक्त बच्चे को सामान्य विकास में स्नेह के मजबूत आधार पर बल दिया गया है, यानी ये बल दिया गया है कि बच्चों से ज़्यादा स्नेहपूर्वक व्यवहार करनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं जॉन बॉल्बी के खंड 3। तो जॉन बॉल्बी का खंड 3 में क्या कहा गया इसको समझ लेते हैं। जॉन बॉल्बी के खंड 3 में इस खंड के शुरुआत में संज्ञान की उन प्रक्रियाओं का वर्णन है जो सूचनाओं के अचेतन रूप से संयोजन में सहायक है। उनका आंतरिक कार्यकारी प्रारूपों के विकास में विशेष महत्व बताया गया है। इस खंड में मुख्य ध्यान वयस्क व्यक्ति में शोक पर है। स्नेह की वस्तु को विलोप या चले जाने से व्यक्ति 4 अवस्थाओं से गुजरना, सुनता, स्नेह की वस्तु की तरफ तरस और गुस्सा, अव्यवस्था और निराश तथा पुनः संयोजन का प्रयास और उदासी। यानी जॉन बॉल्बी के खंड 2 में यह बताया गया है उन सभी संज्ञान की प्रक्रियाओं का वर्णन है जो सूचनाओं के अचेतन रूप से संयोजन में सहायक है। जैसे मान लिया कि उन्हें किसी वस्तु से खास प्रेम है या किसी माता पिता से किसी बच्चा को प्रेम है और अगर वो माता पिता उसको समय रहते अगर गुजर गए या कुछ उस तरह की घर में घटनाएं हो गई तो उसके प्रति क्या हो जाता है, निराशा उत्पन्न हो जाती है, मन में तरस होती है और गुस्सा का भाव उत्पन्न रहता है। अब हम लोग आगे इसी वीडियो में या हम लोग पॉइंट 3 को देखेंगे और पॉइंट 3 हम लोग जैसा कि नेक्स्ट पेज से चलेंगे और नेक्स्ट पेज से हम लोग पॉइंट 3 को देखेंगे। और स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं पॉइंट 3 और पॉइंट 3 में हम लोग जीन पियाजे का सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट 3 हम लोग देखते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। यानी जीन पियाजे का जो जन्म है वो 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत
दिया था। इनके अनुसार बच्चों में बुद्धि का विकास उसके जन्म के साथ जुड़ा होता है। प्रत्येक बच्चा अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात योग्यताओं के साथ आता है, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना आदि। यानी जीन पियाजे का मानना था, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था और इनके अनुसार बच्चों में बुद्धि का जो विकास है वो जन्म के साथ ही जुड़ा होता है। वो जन्म से ही कुछ न कुछ सीख कर आता है, जैसे बच्चे किसी चीज़ उंगली का चूसना या देखना, वस्तुओं को पकड़ना, इस प्रकार का गुण वो जन्म से ही लेकर बच्चे आते थे और यह मानना था जीन पियाजे का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि सर्वप्रथम जो संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा ही किया गया था। यानी सबसे पहले संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध तरीके से वह वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे थे इन्होंने ही किया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं संज्ञान के बारे में कि संज्ञान क्या होता है। तो संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण या उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। यानी संज्ञान किसी भी प्राणी को वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जो आस पड़ोस, वातावरण और बाहरी जगत से वो ग्रहण करता है, सीखता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जीन पियाजे के विकास की जो अवस्थाएं थी। तो इनके अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई है विकास की। आप जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जीन पियाजे विकास की 4 अवस्थाएं। सबसे जो पहला अवस्था था वो संवेदी पेशी अवस्था था और ये 0 से 2 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। और नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और इस अवस्था का जो काल है वो 2 से 6 वर्ष यह मानना था जीन पियाजे का। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 6 से 11 वर्ष और 4 नंबर में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसका अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष। इसके बाद हम लोग जीन पियाजे के चारों अवस्थाएं के बारे में हम लोग डिटेल्स में बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं। जो सबसे पहली अवस्था है वह है संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के बच्चा में होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है हाथों में आँखों से सोचता है, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की सहज समझ विकसित करता है। यानी इस अवस्था में बच्चे यानी 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से दुनिया की वस्तुओं को यानी सामने जो उसके नज़र आ रहा है वो देखता है, सुनता है, यानी अपनी समझ विकसित करता है। इसे हम लोग गत्यात्मक अवस्था एवं इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। यानी इस अवस्था को हम लोग गत्यात्मक अवस्था भी कह लीजिए या इंद्रिय गामक अवस्था, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से वो देखता है और कुछ कहना भी चाहता है तो इशारा से कहेगा। क्योंकि बालक इस अवस्था में अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी इस अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से वस्तु अस्थायित्व का गुण जो है वो बच्चों में आ जाती है। और जो सेकेंड अवस्था था जीन पियाजे का वह अवस्था था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो अब हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जान लेते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 6 वर्ष की होती है, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को कोई चीज़ भी नज़र आएगा तो देख पाएगा लेकिन और समझ भी पाएगा, लेकिन उस कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे मान लिया कि बच्चा के सामने कोई चीज़ दिख गया, जैसे मान लिया कि घर का सामान ही कुछ दिख गया, आपका कंप्यूटर सेट है या लैपटॉप दिख गया, तो समझ पा रहा है कि लैपटॉप है, इसमें कोई कुछ आवाज़ आएगी लेकिन उसमें कुछ कर नहीं पाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि जैसे ही इस अवस्था में प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करने में निपुण हो जाते हैं, लेकिन शब्द सुनने के बाद उसका इमेज बनता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। जैसे उस बच्चा के सामने अगर साइकिल बोलते हैं तो साइकिल का इमेज उसके दिमाग में बन जाएगा कि साइकिल इस तरह की होती है, लेकिन उसके बारे में और विशेष रूप से नहीं बता पाएगा, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इनका और कुछ कहना है। जैसा कि बताया गया कि जैसे साइकिल बोलने पर साइकिल का चित्र बन जाता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। इस अवस्था में बच्चा को लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया होती है।
यानी इस अवस्था में बच्चा को लगता है कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही पूरी दुनिया है। केंद्रीयकरण का गुण आ जाता है, अपलटावी का गुण नहीं होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस अवस्था में बच्चों को सजीव निर्जीव का समझ नहीं होता है कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। क्रमबद्धता या संरक्षण आदि का भी गुण नहीं होता है कि कौन सी वस्तु किस क्रम से रखनी है या कौन सी वस्तु को हमको संरक्षण करके रखनी है, बचानी है, इसका गुण नहीं आता है। इसके बाद थर्ड जो अवस्था है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यह 6 से 12 वर्ष के बच्चों के बीच अंदर होती है। इस अवस्था में बच्चे सामने रखी हुई चीज़ों को देखते ही कुछ कर सकता है या उनको चिन्हित करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चों में वस्तुओं का वर्गीकरण का गुण आ जाता है, वस्तुओं का संरक्षण, वस्तुओं का गुण, अपलटावी का गुण, जीववाद का गुण, वस्तुओं के क्रम में सजाना आदि चीज़ों का ज्ञान आ जाता है। यानी इस अवस्था में वर्ड से ही समझ में आ रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब मूर्ति समझ लीजिए, इमेज समझ लीजिए, यानी किसी भी चीज़ को देखते हुए उसके बारे में वो समझ जाता है कि यह कौन सा चीज़ है, और उससे जो है उससे संबंधित कुछ न कुछ वर्गीकरण भी कर देता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, और इसे खराब नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, इस प्रकार का गुण उसमें आ जाती है। और जो चौथी अवस्था है वह अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और यह 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, कॉन्सेप्ट को समझने लगता है तथा नियमों के ऊपर कार्य करने लगता है। यानी इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, यानी सामने अगर इमेज नहीं भी कोई चीज़ देख रहा है फिर भी उसके दिमाग में कुछ चल रही होती है और कुछ बातों को सोच समझ लेते हैं, और किसी भी वस्तु से संबंधित, किसी भी विषय वस्तु से संबंधित कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, सोचने समझने लगते हैं। यानी इस अवस्था में अमूर्त चिंतन, अमूर्त यानी सामने अगर कोई मूर्ति, सामने कोई फिगर नहीं भी है और उसके बारे में अगर कहा जाए तो उसके बारे में वह बच्चा समझने लगता है। इसके बाद देख पा रहे हो कि इस अवस्था में बच्चे फार्मूला बनाने लगते हैं, साथ ही साथ समस्या समाधान और निदानात्मक चिंतन के ऊपर कार्य करने लगते हैं। यानी उसके सामने कुछ अगर समस्या आती है तो उसका निदान करने का भरपूर कोशिश करता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कोहल वर्ग का सिद्धांत के बारे में। अब हम लोग यहाँ से कोहल वर्ग के बारे में जानेंगे। कोहल वर्ग का सिद्धांत, तो इनका पूरा नाम लॉरेंस कोहल वर्ग था। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, कोहल वर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहल वर्ग अपने विभिन्न प्रकार के प्रयोग द्वारा यह बताया है कि बालक में नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं होती है और प्रत्येक अवस्था में 2-2 अवस्थाएं होती है। कोहल वर्ग ने यह बताया कि प्रत्येक अवस्था का जो क्रम होता है वह निश्चित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में समान उम्र में यह जो अवस्था है निश्चित नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में नहीं प्रवेश कर सकता है। इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं। यह अवस्था इस प्रकार है, जैसे कोहल वर्ग का जो सिद्धांत था इसके संबंधित हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने नैतिक विकास के 3 अवस्थाएं दी है, और इन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि प्रत्येक अवस्था का जो क्रम होता है, जो प्रत्येक अवस्था का जो क्रम होता है, यानी किसी भी विकास का क्रमबद्ध जो तरीका होता है वो निश्चित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में समान उम्र में, यानी मान लिया कि 2 आदमी समान उम्र के हैं तो दोनों में समान अवस्थाएं नहीं होगी, वो निश्चित नहीं होता है। लेकिन जब इसको छोड़कर दूसरी अवस्था में नहीं प्रवेश कर सकता है, तो और यह जो अवस्था है यह इस प्रकार है, जिसे आप देख पा रहे होंगे कि साक्षात्कार द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर कोहल वर्ग ने नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई है, जिन्हें पुनः 2-2 चरणों में विभाजित किया गया है। इन्होंने साक्षात्कार के आधार पर इन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो नैतिक चिंतन की जो अवस्थाएं होती है वो क्या होती हैं, और एक ही उम्र के बहुत सारे व्यक्ति हैं तो उनमें अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूढ़ि पूर्व अवस्था के बारे में। रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन संपादित करें तो यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण है, और इस चरण में क्या सही और क्या गलत है पर बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव पड़ता है। यानी इस अवस्था में नैतिक चिंतन का यह निचला चरण है,
और इस चरण में लोग यह जान लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन सजा और उपहार मिलता है तो उसका यह प्रभाव इस पर पड़ता है। इसके बाद इसमें हम चरण 1 में देखेंगे कि बाहरी सतह पर आधारित, जैसे नैतिकता इस रूढ़ि पूर्व अवस्था का पहला चरण है। यहाँ नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चा यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए और नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे, यानी यह बाहरी सतह पर आधारित है। बच्चे डरे सहमे रहते हैं कि अगर हम कुछ अगर हम अच्छा भी कर रहे हैं तो माता पिता की नज़र में लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग चरण 2 में चलेंगे। और चरण 2 में जो है जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि व्यक्ति केंद्रित होती है और एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन होती है। यह रूढ़ि पूर्व अवस्था का दूसरा चरण है। यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ नहीं है, पर हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। अतः इस स्तर की नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रही हो। यानी इस अवस्था में, इस चरण में लोग बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ हमारे ही भलाई से मतलब नहीं है, हमारे साथ या हमारे पीछे जो भी है उनको भी, उनके हित के बारे में भी सोचेंगे। और इस प्रकार से बराबरी का लेन देन इसमें हो रहा है, यानी हम किसी को हेल्प करेंगे तो हमें भी कोई हेल्प करेगा। तो इस चरण में यह जो नैतिक चिंतन है वो आती है। अगर हम दूसरों की कोई इच्छा पूरी कर दे तो वे भी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। इस प्रकार से सेकेंड हम लोग देखेंगे रूढ़िगत चिंतन, जो 10 से 13 वर्ष के बीच होती है। और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रूढ़िगत चिंतन क्या होती है। तो यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की दूसरी अवस्था है। और इस अवस्था में लोग एक पूर्वाधारित सोच से चीज़ों को देखते हैं। जैसे देखा गया है कि अक्सर बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। यानी किसी बच्चे को देखिएगा कि उसके माता पिता या दादा दादी जिस प्रकार से व्यवहार करते थे उसी प्रकार से वह बच्चा भी व्यवहार कर रहा है। और इसमें चरण तीसरा आ जाएगा। और चरण 3 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपस में अच्छा व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन इसमें की बात की जा रही है। और यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। और इस अवस्था में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को अपनाते हैं, जो उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या एक अच्छा लड़की बनाते हैं। यानी इस अवस्था में लोग विश्वास और दूसरों का ख्याल भी रखते हैं और दूसरे के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करते हैं और अपने नैतिक व्यवहार को इसमें शामिल करते हैं। और इस अवस्था में जो माता पिता द्वारा व्यवहार या मापदंड बनाया गया है कि तुम्हें इस प्रकार से रहनी है, तो वह बच्चा उसी प्रकार से वह रहता है। इसके बाद हम लोग इसमें चरण 4 की बात करेंगे। चरण 4 की हम लोग जब बात करते हैं तो चरण 4 में यहाँ पर कहा जा रहा है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। यानी चरण 4 में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन की बात की गई है। और यह कोहल वर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। यानी कोई बच्चा अगर चाहेगा कि हम कुछ अच्छा करें तो इसके लिए उसे समाज की बातों को, समाज का जो नियम कानून है, जो कर्तव्य है, जो सामाजिक आदेश है, उसको मानना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड में देख पा रहे हैं कि रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन संपादित करें। रूढ़ियों से ऊपर उठकर, यानी यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है। और इस स्थिति में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। यानी इस स्थिति में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। यानी बहुत सारे लोग हैं कि जो सदियों से चलते आ रहा है रूढ़ि परंपरा, उसी को ढोते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ लोग उसको संशोधन कर देते हैं और अपने अनुसार उसको उन चीज़ों को करते हैं। चरण 5 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चरण 5 में सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। यानी चरण 5 में सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन की बात की गई है।
और यह कोहलबर्ग के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। यानी इस अवस्था में व्यक्ति लोग सोचने लगते हैं कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार जो है वो कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। इसके बाद हम लोग चरण 6 में चलेंगे और चरण 6 में हम लोग बात करेंगे हम लोग कि सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति यह तर्क करता है कि चाहे वह निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों न हो, इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए था। यानी इस अवस्था में व्यक्ति अंतरात्मा की जब द्वंद्व फंसा होता है, कभी हमें लगती है कि ये काम करे या ना करे, हो सकता है करे तो किसी के लिए जोखिम हो सकता है, किसी के लिए जानलेवा हो सकती है, और इस तरह के दूसरों के लिए अपनी भावनाओं के अलावा ऊपर उठकर दूसरों की ज़िंदगी के बारे में भी लोग इस चरण में सोचने लगते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोहलबर्ग ने क्या कहा है। तो कोहलबर्ग मानते हैं कि यह अवस्था एक क्रम में चलते हैं और उम्र से जुड़े हुए हैं। 9 साल की उम्र से पहले बच्चे पहले स्तर पर काम करते हैं। अधिकतर किशोर तीसरी अवस्था में सोचते पाए जाते हैं, लेकिन उसमें दूसरी अवस्था और चौथी अवस्था को सोच विचार के कुछ लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक वयस्कता में पहुंचने पर कुछ थोड़े से लोग ही रूढ़िपूर्णता से ऊपर उठकर नैतिक तर्क देते हैं। यानी जब वयस्कता से ऊपर उठ जाते हैं तो जो रूढ़िपूर्णता जो चल रही है, पुरानी परंपरा चल रही है, उससे ऊपर उठकर कुछ नैतिक तर्क देने लगते हैं। लेकिन वे कौन से सबूत हैं जो इस तरीके के विकास को प्रमाणित करते हैं? लेकिन उसका लोग प्रूफ मांगने लगता है लोग। 20 साल के लंबे अध्ययन के परिणामों के अनुसार उम्र के साथ अवस्था 1 और 2 का उपयोग घटा है। अवस्था 4 जो 10 साल की उम्र के बच्चों का नैतिक तर्क में बिल्कुल भी नहीं आती, वह 36 साल की उम्र के 62% लोगों को नैतिक सोच में दिखाई देती है। यानी शुरुआत में जब वयस्क कोई बच्चा होता है, वो तो जो रूढ़ी चली आ रही है, रूढ़ी परंपरा चलती आ रही है, तो उसका तो बात फॉलो करता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे मैच्योर होते जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं, यानी 35 प्लस जब करने लगते हैं, तो उसमें नैतिक सोच कुछ अलग करने की, कुछ नया करने के लिए मन में चलने लगती है। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि 5वीं अवस्था जो 20 या 22 साल की उम्र तक बिल्कुल भी नहीं आती, अगर वह किसी भी 10% से ज़्यादा में नहीं दिखाई देती है। इसलिए नैतिक अवस्थाएं, जैसा कि कोहलबर्ग ने शुरुआत में सोचा था, उससे थोड़ी देर में आती है। और छठी अवस्था में चिंतन करना तो बहुत ऊंची अवस्थाओं में आता है, जो कि बहुत विलक्षण है। यानी ये अधिकतर जब ज़्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं तब इस तरह की बात मन में आती है। हालांकि अवस्था 6 कोहलबर्ग की नैतिक निर्णायक अंक प्रणाली से हटा दी गई है, लेकिन यह अभी भी सैद्धांतिक रूप से कोहलबर्ग के नैतिक विकास की संकल्पना के लिए जरूरी मानी जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ से अब देखेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की विशेषता। यानी कोहलबर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, उनकी क्या विशेषता है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट विशेषता है कि कोहलबर्ग अपने 6 चरणों को सार्वभौमिक सत्य का स्थान देते हैं। यानी इन्होंने जो 6 चरण दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, इसे सार्वभौमिक यानी सही तरीका से इसको मानते हैं कि हमने जो बनाया ये सही है। इनके अनुसार छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास समाज की सहायता से होता है। और कोहलबर्ग के अनुसार, यानी कोहलबर्ग का मानना था कि छात्रों में जो नैतिक मूल्य विकसित होते हैं वो अधिकतर घर, परिवार और समाज से ही वह होता है। थर्ड है कि कोहलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 6 चरणों में विभाजित करके किया है। इसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं और आगे 4th नंबर पॉइंट में है कि इस सिद्धांत के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर सही और गलत के मध्य अंतर को समझ पाते हैं।
यानी इनके अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर जो उसके अंदर नैतिकता का गुण आती है समाज और परिवार से, तो उसके आधार पर कौन सही है और कौन सा काम गलत है, इसके बीच अंतर को वह समझ लेता है। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट में देख रहे हैं कि कोहलबर्ग अपने परीक्षण के लिए कथाओं का माध्यम बनाकर प्रश्न करते हैं। यानी कोहलबर्ग अपने परीक्षण के लिए नैतिक विकास जो इन्होंने सिद्धांत दिया, तो इसके परीक्षण के लिए कोई कथाओं का कहानी कथाओं का माध्यम बनाकर ये प्रश्न करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जैसा कि हम लोग इस वीडियो में बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के पेपर F2 जिसका नाम है बचपन और बाल विकास के यूनिट 5 बच्चे और उनके व्यक्तित्व के विकास के बारे में जाना, और भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया बच्चे और व्यक्तित्व विकास के लिए, उन सभी बातों को हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे F2 के यूनिट 5। तो F2 का पेपर ख़त्म हो गया। इस प्रकार से अभी तक F1 का 5 यूनिट और F2 का 5 यूनिट यानी F1 और F2 पेपर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग F3 के पेपर के साथ इस वीडियो में आएंगे। तो तब तक के लिए इससे पहले वीडियो को लास्ट होने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी इस चैनल से वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।